Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are covering Public Administration Paper 1 and today we will discuss the topic of legislative, executive and judicial control over administration. Now, तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट जहां ब्यूरोक्रेट्स बिना किसी अप्रूवल के पब्लिक मनी स्पेंड कर सके, सिटीजन्स की कंप्लेंट को इग्नोर कर दे और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के डिसीजंस लेने लगे। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी आर्बिट्रेरी और अथॉरिटेरियन बन जाएगी। इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के काम लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पावरफुल बनना नहीं। इसलिए हर डेमोक्रेसी में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के 3 मेजर ऑर्गन्स के प्रति टूवर्ड्स अकाउंटेबल होती है, जो कि ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसी अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। आज हम इन तीनों फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल, उनकी ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिज्म्स, लिमिटेशंस और यूपीएससी के रेलेवेंट एम्पेरिकल एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे। नाउ, मीनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एल.डी. वाइट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स the obligation of public officials to explain and justify their actions। इसका मतलब है कि पब्लिक ऑफिशियल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी करे और जस्टिफाई भी करे। इसी तरह पॉल एप्पल बाय ने ऑब्जर्व किया था, एडमिनिस्ट्रेशन इज द गवर्नमेंट इन एक्शन एंड देयरफॉर इट मस्ट ऑलवेज रिमेन अंडर डेमोक्रेटिक कंट्रोल। यानी एडमिनिस्ट्रेशन असल में गवर्नमेंट का प्रैक्टिकल एक्शन होता है, इसलिए उसका डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को सुपरवाइज, गाइड, इवैल्यूएट और अकाउंटेबल बनाया जाता है ताकि लीगैलिटी, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और पब्लिक वेलफेयर इंश्योर हो सके। नाउ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नेसेसरी क्यों है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन की प्रिवेंशन, सिटीजन्स की राइट्स की प्रोटेक्शन, पॉलिसीज़ की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल ना हो तो ब्यूरोक्रेसी आर्बिट्रेरी बन सकती है, इनएफिशिएंट हो सकती है, करप्ट हो सकती है या पॉलिटिकली अनअकाउंटेबल बन सकती है। नाउ, संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं, जो कि ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेजिस्लेचर लोगों को रिप्रेजेंट करती है और क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स पेयर्स का पैसा स्पेंड करती है और पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, इसलिए उसका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रति अकाउंटेबल रहना ज़रूरी है। हरमन फाइनर के अकॉर्डिंग द लेजिस्लेचर इज द सुप्रीम वॉचडॉग ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वॉचडॉग होती है। लेजिस्लेचर इंश्योर करती है कि लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, पब्लिक मनी लीगली स्पेंड हो रहा है, मिनिस्टर्स अकाउंटेबल बने रहे और सिविल सर्वेंट्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करें। नाउ, मैकेनिज्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो लेजिस्लेटिव काम कैसे करता है? तो क्वेश्चन आवर के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स से गवर्नमेंट फंक्शनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स दोनों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। क्वेश्चन आवर का यूज़ कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में डिलेज, मनरेगा वेज पेमेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स और नीट एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज़ जैसे इश्यूज़ पर एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए किया गया है। इस तरह की क्वेश्चनिंग डिपार्टमेंट्स को पब्लिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंपेल करती है, फोर्स करती है। देन 0R कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एमपीज़ को अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस रेज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। 0R के जरिए एमपीज़ ने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए हैं, जैसे फ्लड्स, पेपर लीक्स, फार्मर्स डिस्ट्रेस, पॉल्यूशन और इंटरनेट शटडाउन्स। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट अटेंशन देनी पड़ती है। तीसरा है बजट डिस्कशन। तो गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना पब्लिक मनी स्पेंड नहीं कर सकता। हर साल बजट पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, मेंबर्स
डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करते हैं और गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशंस डिमांड करते हैं। चौथी है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये कमिटीज़ पॉलिटिकल डिबेट से आगे बढ़कर डिटेल्ड एग्जामिनेशन करती हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, और ये कमेटी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के साथ क्लोजली काम करती है। इसका एक एग्जाम्पल है 2G स्पेक्ट्रम केस, जहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज हाईलाइट की थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इन फाइंडिंग्स को डिटेल में एग्जामिन किया, जिसकी वजह से ये इशू नेशनल डिबेट का सब्जेक्ट बना और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया गया। हालांकि बाद में क्रिमिनल लाइबिलिटी को लेकर जुडिशियल आउटकम्स अलग रहे, लेकिन ऑडिट और पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ने लेजिस्लेचर के ओवरसाइट रोल को क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया। फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ लेजिस्लेचर इज एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन का यूज अर्जेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पर डिस्कशन के लिए किया जाता है, जहां गवर्नमेंट से इमीडिएट एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स या सीरियस लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स के बाद अक्सर ऐसे डिस्कशंस की डिमांड की जाती है। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्योंकि सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, इसलिए लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को रिमूव करके इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकती है। अगर मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। एंड वन सच रीसेंट केसेस यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन। नाउ लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कुछ सिचुएशंस में वीक भी पड़ सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के सिटिंग डेज लिमिटेड होते हैं। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को समझने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है। पार्टी व्हिप इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी को कम कर देता है और मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स अक्सर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को डोमिनेट कर लेती हैं। नाउ लेट अस लुक एट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के अंडर फंक्शन करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर सबसे इमीडिएट और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ कंट्रोल माना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जिस्ट टू कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स टूवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के सभी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इंश्योर करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रूल्स फॉलो ही नहीं करे, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी करे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो पहला है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड एक मिनिस्टर होता है। सिविल सर्वेंट्स का रोल एडवाइस देना और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है। और ये प्रिंसिपल इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसे हम इस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट सिविल सर्विस प्लस टेम्पररी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी सिविल सर्वेंट्स परमानेंट होते हैं, जबकि मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और इलेक्शंस के बाद बदल सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हमेशा मिनिस्टर के थ्रू ही मेंटेन होती है। और जब भी किसी डिपार्टमेंट में कोई मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है, तो पार्लियामेंट इंडिविजुअल IAS ऑफिसर से क्वेश्चन नहीं करती है, बल्कि उस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। और इसी मैकेनिज्म के थ्रू डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। दूसरा मैकेनिज्म है डिपार्टमेंटल सुपरविजन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सीनियर ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर्स को कंटिन्यूसली सुपरवाइज करते रहते हैं, और ये सुपरविजन कई एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के थ्रू होती है, जैसे इंस्पेक्शंस, रिव्यूज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट्स। और इन मैकेनिज्म के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि पॉलिसीज और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं। देन देयर इज फाइनेंशियल कंट्रोल। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कंट्रोल कई मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे बजट अप्रूवल्स, फाइनेंशियल रूल्स, एक्सपेंडिचर सैंक्शंस और ऑडिट्स। और इन सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक मनी लीगली, एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबली स्पेंड हो। देन देयर इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी होता है। इसके अंडर आते हैं अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए, और विजिलेंस अथॉरिटीज डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए। ये इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करते हैं, ये बात सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड और अकाउंटेबल बनी रहे। देन कैबिनेट कंट्रोल, तो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जनरली कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है। कैबिनेट अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है। इससे गवर्नमेंट एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड मैटर में फंक्शन करती है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यूनियन कैबिनेट और कई एम्पावर्ड ग्रुप्स ने हेल्थ, होम, रेलवेज, सिविल एविएशन और फाइनेंस जैसे मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया। इसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू नेशन वाइड लॉकडाउन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ऑक्सीजन सप्लाई और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया। ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कभी कभी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पॉलिटिकली बायस्ड हो सकता है, ओवरली सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से इन्फ्लुएंस हो सकता है या एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो सकता है, और ऐसी सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के साथ साथ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कंट्रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी रहे। अब बात करते हैं जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जुडिशरी इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर रहकर ही अपनी पावर्स एक्सरसाइज करे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अथॉरिटी का यूज लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही करना होता है। और एवी डाइसी के अकॉर्डिंग नो पर्सन इज अबव द लॉ, और ये रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि ना कोई सिटीजन और ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी लॉ से ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं। इसी प्रिंसिपल की वजह से जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। जुडिशियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, लीगैलिटी इंश्योर करना, नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करना और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को मेंटेन करना। यानी जुडिशरी इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करे। नाउ ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन में तब इंटरफेयर करते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन अल्ट्रा वायरस एक्ट करे, यानी अपनी लीगल अथॉरिटी से बाहर जाकर एक्शन ले, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन करे, यानी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करे, मैलाफाइड एक्ट करे, यानी बैड फेथ या रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ डिसीजन ले, देन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करे, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी करे, यानी प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर फॉलो ना करे, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करे। इन सिचुएशंस में कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को एग्जामिन कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इनवैलिडेट भी कर सकती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। पहला है रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को रिट्स इशू करने की पावर दी है। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस के अगेंस्ट रिट इशू कर सकते हैं। ये रिट्स है हेबियस कॉर्पस, मैंडामिस, सर्चोरेराई, प्रोहिबिशन और को वारंटो। इन रिट्स के थ्रू जुडिशरी इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लीगल लिमिट्स के अंदर ही काम करे और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट रहे। ऑल्सो मैंने इन 5 रिट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आपको ये समझना है तो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का सबसे पावरफुल मैकेनिज्म माना जाता है। इसके थ्रू कोर्ट्स उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इनवैलिडेट कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अगेंस्ट होते हैं। यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिसीजन लेता है तो जुडिशरी उस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL, और इसने जुडिशियल कंट्रोल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। PIL के थ्रू सिर्फ अफेक्टेड पर्सन ही नहीं बल्कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन पब्लिक वेलफेयर के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इस मैकेनिज्म ने एडमिनिस्ट्रेशन पर जुडिशरी की ओवरसाइट को काफ़ी एक्सपैंड किया है। अब बात करते हैं कुछ एम्पेरिकल एग्जाम्पल्स की, तो जैसे विनीत नारायण केस ऑफ 1997। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इंडिपेंडेंस और फंक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू किए। कोर्ट का ऑब्जेक्टिव था कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कम हो और उनकी फंक्शनिंग ज़्यादा इंडिपेंडेंट
और अकाउंटेबल बने। ये केस जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का एक लैंडमार्क एग्जाम्पल माना जाता है। दूसरा है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू किए। कोर्ट ने रिकमेंड किया सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को फिक्स्ड टेन्योर दिया जाए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस इस्टेब्लिश किए जाए और पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाए जाए। इन रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा अकाउंटेबल और प्रोफेशनल बनाना। ये जुडिशियल इंटरवेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल एग्जाम्पल है। तीसरा है ओल्गा टेलिस केस ऑफ 1985। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेवमेंट ड्वेलर्स को इविक्ट करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होगा और ऐसे इस जजमेंट ने आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट सिटीजन्स के राइट्स को स्ट्रेंथन किया और जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को री इन्फोर्स किया। देन जुडिशियल कंट्रोल की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे जुडिशियल डिलेज, हाई लिटिगेशन कॉस्ट, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और साथ में कोर्ट्स जनरली तब इंटरवेन करती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए जुडिशियल कंट्रोल को लार्जली करेक्टिव रादर देन प्रिवेंटिव माना जाता है, यानी जुडिशरी गलत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होने के बाद उसे करेक्ट करती है, ना कि हर सिचुएशन में उसे पहले प्रिवेंट करती है। अब तक हमने देखा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कंट्रोल तीनों एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग तरीके से अकाउंटेबल बनाते हैं। चलिए इन तीनों को एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल का प्राइमरी रोल लोगों को रिप्रेजेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन की डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है थ्रू पार्लियामेंट्री डिबेट्स, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, पार्लियामेंट्री कमिटीज और बजट डिस्कशंस। इसका फोकस होता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के प्रति अकाउंटेबल रहे, जवाब दे रहे। फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, डिपार्टमेंटल सुपरविजन, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल और पॉलिसी डायरेक्शन के थ्रू। इसका मेन फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन तरीके से फंक्शन करे। फिर जुडिशियल कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्शन। जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, रिट जुरिस्डिक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका फोकस होता है लीगल अकाउंटेबिलिटी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करे और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। अगर एक लाइन में कंपेयर करें तो लेजिस्लेचर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंश्योर करती है और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी और लीगल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। और ये तीनों मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट भी बनाते हैं और अकाउंटेबल भी। आज के टाइम में गवर्नेंस पहले के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज गवर्नेंस में डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और वेलफेयर स्कीम्स का रोल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बढ़ेगी उतनी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव सुपरविजन और एक्टिव जुडिशियल रिव्यू की इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। इसी के थ्रू डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टू कंक्लूड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अक्सर फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली सिटीजन्स की डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कभी भी अनचेक नहीं रह सकती। लेजिस्लेचर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, एग्जीक्यूटिव एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करती है और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी इंश्योर करती है। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल मिलकर एक बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ एफिशिएंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और गवर्नेंस के साथ रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन होता है। इसी बात को यूपीएससी स्कॉलर मोहित भट्टाचार्य बहुत अच्छे तरीके से एम्फेसाइज करते हैं दैट गुड गवर्नेंस इज नॉट मेयरली अबाउट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बट अबाउट अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यानी गुड गवर्नेंस सिर्फ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं है बल्कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर
अकाउंटेबल तरीके से काम करे। इसी बैलेंस्ड रिलेशनशिप के थ्रू एक डेमोक्रेटिक स्टेट सिटीजन्स का ट्रस्ट जीतती है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को सक्सेसफुली मेंटेन करती है।